मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब स्टूडेंट्स? इन दिस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वी हैव डिस्कस्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. ओके, एंड आवर टुडेज टॉपिक इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. आज हम बच्चों यहां पर कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे. इसमें कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. ठीक है. जब भी हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हम ये देखते हैं कि या जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हम बात करते हैं, जैसे हमने एनिमल्स में पढ़ा कि वहां पर नर्व्स होती हैं, मसल्स होती हैं, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बट इफ यू थिंक अबाउट द प्लांट्स, डू यू थिंक जो नर्व्स की हम बात करते हैं, जो मसल्स की हम बात करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स आल्सो? It is not so. That means plants do not have nerves and muscles. उनमें मसल्स भी नहीं होती. फिर हम बात करते हैं कि अगर उनको रिस्पॉन्स दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे? Then they do not show immediate response. वो immediate response भी नहीं दिखा सकते. And second thing, they take long time. They take long time to respond a particular stimuli. क्योंकि एनिमल्स में तो हमने देखा कि एकदम, जैसे हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एक्शन में एकदम से सडन ऐसा रिफ्लेक्स आया और मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड एंड रिस्पॉन्स इज ऑब्जर्व्ड. बट इन दिस केस अगर यहां पर नर्व्स और मसल्स है ही नहीं, देन हाउ द रिस्पॉन्स कैन बी अचीव्ड? और फिर प्लांट्स में कैसे होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? एंड इट इज बिकॉज ऑफ द, यू कैन से, यहां पर जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं वो किसकी वजह से होगा? क्वेश्चन आता है कि हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट्स. सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. मैंने क्वेश्चन बनाया हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट्स. एज यू नो, दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट द प्लांट्स टू रिएक्ट. कि उनके पास नर्व नहीं होती, इमीडिएट रिस्पॉन्स वो दिखा नहीं सकते, और जब भी वो रिस्पॉन्स दिखाएंगे दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलाई. क्लियर? इसका मतलब इनके अंदर उस तरह का रिस्पॉन्स जो एनिमल्स में दिखाई देता है, जो एकदम से सडन हो जाए, क्विक हो जाए, वो तो यहां पर दिखाई नहीं देगा. लेकिन फिर भी यहां पर प्लांट्स दे शो केमिकल कोऑर्डिनेशन ओनली. इनमें क्या होगा? केमिकल कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा. एंड इन्हीं केमिकल कोऑर्डिनेशन की हेल्प से वहां पर जो मूवमेंट्स हैं या वहां पर जो एक्टिविटीज होंगी, दे आर रेगुलेटेड. दैट मींस केमिकल कोऑर्डिनेशन ओनली दैट रेगुलेट्स मूवमेंट्स इन प्लांट्स. ये यहां पर जो केमिकल सब्सटेंस होगा, जो रिलीज होगा प्लांट की बॉडी में या प्लांट के अंदर जो रिलीज होगा, वही उन मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है. और यहां पर जो मूवमेंट होती हैं, दे आर मोस्टली मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर. यहां पर क्या होगा? द मूवमेंट्स अकर्स इन प्लांट्स आर मोस्टली moments of
ऑफ कर्वेचर, क्या है वो? मोमेंट्स ऑफ कर्वेचर। देखिए, अगर मैं आपको मूवमेंट ऑफ कर्वेचर के बारे में बताऊं कि मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। व्हाट इज मूवमेंट ऑफ कर्वेचर? देखिए बेटे, कि ये ऐसे चेंजेस प्लांट की बॉडी में हम देखते हैं कि आप पूरा प्लांट में, हमें कहते हैं पूरा प्लांट अगर मूवमेंट दिखाएगा तो उसमें आप वो लोकोमोट करेगा। वो सिर्फ क्या दिखा सकता है? वो मूवमेंट्स दिखा सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमारे पास अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं और हम लोकोमोशन की बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, कि मूवमेंट क्या है और लोकोमोशन क्या होती है। ठीक है ना? जब हम लोकोमोशन की बात करते हैं, इफ ए पर्सन स्टैंड्स एट ए पॉइंट and it reaches to the point B, so that means a distance is covered। ठीक है ना? एक डिस्टेंस कवर किया गया। इस डिस्टेंस कवर्ड को हम क्या बोलते हैं? अब लोकोमोशन हो गया है कि हम, सपोज इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, इफ आई स्टार्ट मूविंग एंड आई रीच ए पर्टिकुलर पॉइंट B, नाउ आई हैव मेड लोकोमोशन। लेकिन जब हम मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट्स में डिस्टेंस कवर नहीं होता। इफ आई एम मूविंग माई हैंड्स हियर एंड देयर एंड आई एम राइटिंग समथिंग, दैट मींस इट इज कॉल्ड मूवमेंट। फिर बात करते हैं कि ये जो मैंने लिख दिया है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर की, अगर हम बात करते हैं, ये क्या है? एक्चुअली दीज आर द चेंजेस इन द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिलेशन टू द अदर। अदर क्या है? स्टिमुलाई हो सकता है कि उस स्टिमुलाई के रिलेशन में प्लांट की पार्ट की ओरिएंटेशन में क्या चेंजेस आते हैं। लाइक जैसे बेंडिंग हो गई, या ट्विस्टिंग हो गई, या एलोकेशन हो गई। दीज आर कॉल्ड, यू कैन से, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, या इनको हम कह सकते हैं सिंपली कर्वेचर, कर्वेचर मूवमेंट्स। सिंपली मूवमेंट ऑफ कर्वेचर बोलो या कर्वेचर मूवमेंट बोलो, एक ही बात रहती है। लेट अस डिफाइन इट। इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? दीज आर द चेंजेस, दीज आर द चेंजेस। ठीक है ना? ये क्या है? चेंजेस है इन ओरिएंटेशन, इन ओरिएंटेशन ऑफ plant parts in response to other में क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्टिमुलाई आ जाएगा। ठीक है ना? इन रिस्पॉन्स टू अदर, जैसे कैसी होगी? लाइक की ग्रोथ, कर्वेचर ग्रोथ क्या होगी? लाइक हम देखते हैं कि प्लांट्स की बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंडिंग। मींस बेंडिंग भी क्या एक कर्वेचर ग्रोथ है। ट्विस्ट कर जाता है प्लांट, ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करते देखा ना? क्या आपने देखोगे, जैसे जो हमारे पास जो लौकी की बेल होती है, उसमें कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के स्ट्रक्चर निकलते हैं। वो क्या कर लेते हैं? किसी भी सपोर्ट को ऐसे कोयल कर लेते हैं। तो हम देखिए उनकी क्या होगी? अब ट्विस्टिंग हो गई है। मींस प्लांट का कोई पार्ट ही उस पर्टिकुलर सपोर्ट को ऐसे ट्विस्ट कर गया है। और दूसरा हम देख सकते हैं प्लांट की लेंथ बढ़ गई है, मींस एलोंगेशन हो गई है। प्लांट बिकम्स टॉल इन रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलाई। तो दिस इज कॉल्ड कर्वेचर मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। इज इट क्लियर नाउ? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि व्हाई कर्वेचर मूवमेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाई कर्वेचर मूवमेंट्स अकर्स इन प्लांट्स, कि जो कर्वेचर मूवमेंट ही क्यों होती है, दूसरी मूवमेंट
क्यों नहीं हो पाती? ऑलरेडी आई हैव गिवन इट टू यू, क्योंकि प्लांट्स में हम ये देखते हैं कि उनमें कोई भी लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है, एंड ऑल द मूवमेंट्स यू कैन से इन प्लांट्स आर अकर्स इन सेलुलर कंपोनेंट्स। इसका आंसर क्या होगा कि ऑल मूवमेंट्स अकर्स इन सेलुलर कंपोनेंट्स। इसलिए यहां पर क्या होती है, यहां पर जितनी भी मूवमेंट होगी वो कर्वेचर मूवमेंट्स होगी। और दूसरी बात, जब मूवमेंट्स होंगी सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर होगी तो किसके रेस्पॉन्स में होगी? उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। स्टिमुलस है क्या? ये कोई एक ऐसा एजेंट हो सकता है, इट इज अ एजेंट, या कोई केमिकल हो सकता है, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस और चेंज, ठीक है ना, विच प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर मूवमेंट इन प्लांट, उसको क्या कहेंगे? स्टिमुलस कहेंगे। अब स्टिमुलस के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्पॉन्स। क्या होगा रेस्पॉन्स? देखिए, जब एक स्टिमुलाई मिलता है, इट इज द रिएक्शन ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। इट इज रिएक्शन ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि उस स्टिमुलाई जो मिला है उसके रिस्पॉन्स में प्लांट ने किस तरह की मूवमेंट दिखाई है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स हम बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है परसेप्टिव रीजन, कि किसी ने उस स्टिमुलाई को रिसीव भी तो किया होगा, उसको क्या कहेंगे? परसेप्टिव रीजन। अब ये एक ऐसा एरिया है प्लांट की बॉडी पे जो डिटेक्ट करता है किसको? पर्टिकुलर स्टिमुलाई को। द एरिया ऑफ प्लांट विच डिटेक्ट, क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई का पता लगाता है कि किस तरह का स्टिमुलाई है, उसको हम क्या कहें? परसेप्टिव रीजन हम उसको कहते हैं। एक फिर क्या होगा? दूसरा रेस्पॉन्सिव रीजन होगा। कैसा होगा? रेस्पॉन्सिव रीजन। देखिए, एक परसेप्टिव रीजन है, दूसरा रेस्पॉन्सिव रीजन है। अब रेस्पॉन्सिव रीजन हम किसको बोलेंगे? कि ये प्लांट पार्ट ऐसा पार्ट है विच शोज रेस्पॉन्स, कि द प्लांट पार्ट विच शोज, क्या दिखाएगा? ये कोई भी रेस्पॉन्स, शोज रेस्पॉन्स, ये वो रेस्पॉन्स को दिखाता है। अब इन सब बातों से एक बात क्लियर हो जाती है, और वो क्या है? वो बात यह है कि इसका मतलब क्या हुआ कि परसेप्टिव रीजन से कोई चीज ऐसी है जो रेस्पॉन्सिव रीजन तक ट्रेवल करती है, ठीक है ना? क्लियर हो गई ना ये बात? क्योंकि तभी जब तक एक केमिकल सब्सटेंस परसीव किया गया, स्टिमुलाई लिया गया, तो इसका मतलब जो परसेप्टिव रीजन है उसने रेस्पॉन्सिव रीजन तक कोई चीज तो ट्रांसफर की है, ठीक है ना? दैट मीन्स यहां पर कोई ना कोई कंडक्ट हुई है। तो इट इज क्लियर, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव पॉइंट्स दैट कि यहां पर कंडक्शन हुआ है, देयर इज ए कंडक्शन ऑफ अबव पॉइंट्स, दैट देयर इज ए कंडक्शन ऑफ stimulus from perceptive region to a responsive
है कि कुछ ना कुछ कंडक्शन हुआ है, और हमें ऐसा लगता है कि ये जो कंडक्शन है इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर एंड सीम्स टू बी इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर। यहां पर जो कंडक्शन हो रही है स्टिमुलाई की वो इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर की होती है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है अभी जब कोई स्टिमुलाई एक परसेप्टिव रिदम में डिटेक्ट किया जाता है तो अब जो रेस्पॉन्स होगा वो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, कि जो मूवमेंट हमें दिखाई देगी द मूवमेंट विच वी विल ऑब्जर्व इन प्लांट बॉडी, ठीक है ना, कि एक स्टिमुलस आया तो वो स्टिमुलस की तरफ भी मूव कर सकता है या वो स्टिमुलस के अवे भी कर सकता है, ठीक है ना। If movement of plant part is towards stimuli, कि अगर स्टिमुलाई की तरफ ही मूवमेंट हो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव मूवमेंट। क्या कहेंगे उसको? पॉजिटिव मूवमेंट। इफ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज अवे फ्रॉम स्टिमुलाई देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव। ये दो चीजें हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, कि अगर जो मूवमेंट है प्लांट पार्ट की वो टुवर्ड द स्टिमुलाई है, दैट इस तरह की जो मूवमेंट है उसको हम पॉजिटिव मूवमेंट बोलेंगे, और अगर वो अवे जा रही है स्टिमुलस इधर से आया है और वो उसके अपोजिट में जा रही है देन दिस काइंड ऑफ स्टिमुलाई और यू कैन से मूवमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव मूवमेंट। फॉर एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बड़ा ही अच्छा एग्जांपल आप पढ़ते आ रहे हैं। देखिए जो जब हम कोई सीड लगाते हैं, जब हम कोई सीड सो करते हैं अपनी जमीन के अंदर लगाते हैं, what will you observe? We simply observe that if a seed is sown in the soil, we observe that roots always goes downward. वो नीचे की तरफ जाती है, roots goes downward, और इसमें से जो शूट है, ठीक है, शूट गोज अपवर्ड। हम बात कर रहे हैं स्टिमुलाई की। अब स्टिमुलाई यहां पर क्या है, हमें पता है कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन लग रहा है। और जब ग्रेविटेशन एक स्टिमुलाई है जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन यहां पर सीड में से हमने देखा कि शूट हमेशा ऊपर जा रही है, मीन्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशन, और जो रूट है टुवर्ड्स द ग्रेविटेशन। इसका मतलब क्या हुआ? रूट क्या हुई? क्या है? पॉजिटिव जियोट्रोपिक। और यहां पर जो शूट है वो अवे गई, इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिवली जियोट्रोपिक। तो इस तरह से हम यहां पर तो अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई यहां पर हम मूवमेंट्स को देख सकते हैं। और अगर हम बात करें जो प्लांट मूवमेंट्स हैं, दे कैन बी अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई, प्लांट्स मूवमेंट आर ड्यू टू। हम देखते हैं कि अब प्लांट की जो मूवमेंट्स है वो किस किस कारणों से हो सकती हैं। पहला हम देखते हैं ड्यू टू ग्रोथ हो सकती है, ड्यू टू ग्रोथ, क्योंकि हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है, और ऐसी मूवमेंट्स को नाम देते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स, ठीक है ना। दूसरी ड्यू टू
टर्गर चेंजेस, ड्यू टू टर्गर चेंजेस। यहां पर बच्चों ये जो टर्गर वर्ड आता है, इन प्रीवियस 9th क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको थोड़ा सा यहां पर बताऊंगा जरूर। और टर्गर चेंजेस के कारण जो मूवमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं टर्गर मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? टर्गर मूवमेंट्स उनको कहते हैं। देखिए बोले टर्गर है क्या? देखिए बच्चों, हमें देखते हैं कि हमारे पास ये कोई प्लांट सेल है और ये उसके ऊपर क्या है? एक सेल वॉल है। ये है सेल वॉल, आउटसाइड होती है, और अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो होता है क्या कि जब हम इसको वाटर के अंदर डालेंगे, वाटर इसके अंदर जब जाएगा तो वाटर एंटर करेगा, H2O वाटर एंटर करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। जब वाटर एंटर कर रहा है तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ऐसे फैलती जाएगी चारों तरफ से, और ये क्या करेगी? सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाएगी, ठीक है ना। मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द सेल वॉल, और फिर सेल वॉल भी क्या करेगी? हमें पता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं दे आर रिजिड बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल। यहां पर बस्टिंग तो होगी नहीं। कितना प्रेशर यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सेल वॉल के ऊपर लगाया है, ठीक है ना। ये प्रोटोप्लाज्म है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जितना प्रेशर इसने सेल वॉल के ऊपर लगाया है उतना ही प्रेशर सेल वॉल भी प्लाज्मा के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको? टर्गर प्रेशर। आई बात समझ में कि जितना प्रोटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रही है उतना ही प्रेशर सेल वॉल भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म के ऊपर लगाती है। उस प्रेशर को क्या कहेंगे? टर्गर प्रेशर। और इस कंडीशन में हमारा सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड। और ये जो टर्जिड की कंडीशन है, यू विल ऑब्जर्व अर्ली इन द मॉर्निंग। आप देखते हैं बेटे लीव्स बड़े फ्रेश एकदम से दिखाई देती हैं आपको। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम में टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्लांट्स के पास बहुत अमाउंट में वाटर उस टाइम में होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो टर्गर प्रेशर है उसके कारण भी मूवमेंट्स हम प्लांट्स के अंदर देख सकते हैं। एंड जो मूवमेंट्स है दे कैन बी ऑटोनोमिक हो सकती हैं। द मूवमेंट्स कैन बी ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक का मतलब यहां पर कि जो प्लांट की जो इंटरनल इंट्रिंसिक फैक्टर्स है या जो इंट्रिंसिक रीजन है, ड्यू टू इंट्रिंसिक रीजन ऑफ द, ड्यू टू इंट्रिंसिक रीजन, कि प्लांट्स के अपने अंदरूनी जो कारण रहेंगे उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट। ओके, और दूसरी होगी पैराटोनिक मूवमेंट एंड पैराटोनिक मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट है पैराटोनिक का मतलब क्या हुआ कि हमने इनको इंड्यूस किया है या इंड्यूस्ड ड्यू टू स्टिमुलाई और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इंड्यूस्ड ड्यू टू स्टिमुलाई और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्लियर? तो इस तरह से जो प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट्स है हम इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन हम यहां पर डिटेल में एक ही चीज पढ़ेंगे, दैट इज पैराटोनिक मूवमेंट्स की जो इंड्यूस्ड मूवमेंट्स हैं प्लांट्स के अंदर वो कौन कौन सी होती हैं और वो कैसे होती हैं। तो आगे हम यहां पर स्टडी करेंगे इंड्यूस्ड मूवमेंट्स। देखिए हम यहां पर इंड्यूस्ड प्लांट मूवमेंट्स कैन बी इंड्यूस्ड प्लांट मूवमेंट्स
और नाम हमने दिया पैराटोनिक, ठीक है ना। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1, बड़े ध्यान से सुनना बेटे इस टॉपिक को, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है नास्टिक मूवमेंट, क्या है नास्टिक मूवमेंट्स, और दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो सबसे पहले हम आज नास्टिक मूवमेंट को ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नास्टिक मूवमेंट है क्या। ठीक है बच्चों, जो नास्टिक मूवमेंट होती हैं ये ऐसी मूवमेंट है प्लांट की विच आर नॉन डायरेक्शनल। सबसे पहले तो ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है कि आपको पता ही लगेगा कि मूवमेंट क्या है, कि जो प्लांट मूवमेंट दिखा रहा है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। एंड सेकंड इज अकर्स ड्यू टू टर्गर चेंजेस, सेकंड है अकर्स ड्यू टू टर्गर चेंजेस, ठीक है ना, दूसरी बात। और तीसरी बात, यहां पर कोई ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देगी। दैट मीन्स डू नॉट इन्वॉल्व ग्रोथ, आपको यहां पर कोई ग्रोथ भी विजिबल नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये तीन मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, नास्टिक मूवमेंट्स की, वो हमेशा हमें याद रखनी है कि ये जो मूवमेंट्स है ऐसी मूवमेंट्स है जो नॉन डायरेक्शनल है, कोई डायरेक्शन की नहीं है, कि स्टिमुलस मिला ना तो ये टुवर्ड्स स्टिमुलस जाएंगी ना अवे स्टिमुलस जाएंगी, दैट मीन दे आर नॉन डायरेक्शनल। अकर्स ड्यू टू टर्गर चेंजेस, कि टर्गर चेंज मीन प्लांट्स के अंदर जो जाइलम होता है उन्हीं के अंदर वहां पर कम या ज्यादा वाटर का कंसंट्रेशन हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द यू कैन से मूवमेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट, डू नॉट इन्वॉल्व एनी ग्रोथ, कि इनमें कोई ग्रोथ भी आपको दिखाई नहीं देगी। और जितने भी इंड्यूस्ड मूवमेंट्स हैं, इंड्यूस्ड नास्टिक मूवमेंट्स अकर्स इन रेस्पॉन्स टू, कि वो कौन कौन से ऐसे स्टिमुलाई होंगे जिसके रेस्पॉन्स में ये इंड्यूस्ड नास्टिक मूवमेंट होती है, या जो नास्टिक मूवमेंट है वो होती है। इसमें अगर हम देखें, हमारे पास लाइट आ जाता है, हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है, हमारे पास टच आ जाता है। मींस ये लाइट के रिस्पॉन्स में होती है, टच के रिस्पॉन्स में होती है, ठीक है ना। लाइट, टच एंड यू कैन से टर्गर प्रेशर is the you can say activity, or in the you can say behalf of the next is temperature। तो इस तरह से तीन हमारे पास मेन स्टिमुलाई यहां पर होंगे जिनके रेस्पॉन्स में ये नास्टिक मूवमेंट हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। अब ये जो नास्टिक मूवमेंट्स हैं दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसके क्या हो जाएंगे, टू टाइप्स, फर्दर टू टाइप्स। नास्टिक मूवमेंट के हमारे पास दो टाइप हो जाएंगे। पहला होगा सिस्मोनास्टिक, इसका पहला टाइप सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। देखिए बच्चों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। यहां पे ऑलरेडी यू नो अबाउट द छुई मुई, इसके बारे में आप जानते हैं, छुई मुई, छुई मुई। ये तो आप इसका हिंदी नेम हम बताते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होगा मिमोसा पुडिका, और इसका इंग्लिश नेम क्या होगा, टच मी नोट। अब ये एक ऐसा प्लांट आपके सामने है जो कि टच सेंसिटिव है, और जैसे ही आप इस प्लांट को टच करते हैं, कि अभी जैसे सपोज लीजिए ये लीफ है, ठीक है, आपने इस लीफ को ऐसे टच कर दिया,
ठीक है ना। टच करने से क्या होगा, लीफ ऐसे फोल्ड हो जाएगा। अब लीफ का ये फोल्ड होना और जो पेट्यूल है उसके एकदम से ऐसे नीचे डाउन हो जाना, ये कैसे हो पाया? इट इज बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर। कैसे, देखिए जरा मैं आपको डायग्रामेटिक समझा देता हूं कि यहां पर ये जो टच की जो मूवमेंट हम सिस्मोनास्टिक इसमें देखते हैं वो कैसे हो पाती है। देखिए हमारे पास ये मेन स्टेम में दिखा रहा हूं, इस स्टेम से यहां पर ऐसे ब्रांचेज निकलेंगी, ठीक है ना, और इन ब्रांचेज में से सब ब्रांचेज भी निकल सकती हैं ऐसे, और इस एक ब्रांच के ऊपर ऐसे बहुत सारे लीव्स, ऐसे लीव्स लगे होंगे। ठीक है ना। अब होगा क्या कि जैसे मान लो सपोज में एक लीफ का एग्जांपल आपको ले रहा हूं यहां पे कि ये एक लीफ है हमारे पास, जैसे हमने यहां से टच किया तो इसमें जो वाटर कंटेंट है वो बैक चला जाएगा जाइलम में, यहां वापस जाइलम में आ गया। मींस कि जैसे ही वाटर इन सेल्स में से वापस बैक चला गया जाइलम के अंदर, तो क्या हुआ, अब यहां वाटर कम हो जाएगा, और जब वाटर कम होगा तो लीफ क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। और जब इस ब्रांच में से वाटर दोबारा मेन स्टेम में चला जाएगा तो ये क्या होगी, ये भी नीचे की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रूप डाउन। इन दिस वे जो मिमोसा पुडिका है, इट शोज इट्स रेस्पॉन्स ड्यू टू टर्गर प्रेशर। ओके, नाउ सेकंड टाइप इज फोटोनास्टिक, जिसको हम क्या बोलेंगे, निक्टिनास्टिक। सेकंड बी पार्ट है इसका, निक्टिनास्टिक मूवमेंट। निक्टिनास्टिक का मतलब समझो, इनको हम कहते हैं डायर्नल मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं, डायर्नल, डायर्नल, जिसको हम कहते हैं दिन रात और डे नाइट, डे और नाइट, डायर्नल वर्ड उसको बोलते हैं। मीन्स जो निक्टिनास्टिक होगी इसमें जो हम प्लांट के पार्ट में वेरिएशन देखेंगे, ठीक है ना, मीन्स डायर्नल वेरिएशन इन द पोजीशन ऑफ द फ्लावर एंड लीव्स, दैट इज कॉल्ड निक्टिनास्टिक। क्या कहेंगे इसको, इट इज द डायर्नल वेरिएशन। क्या है, इट इज द डायर्नल वेरिएशन। क्या है ये, डायर्नल वेरिएशन है इन द पोजीशन ऑफ द, इन द पोजीशन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। डायर्नल वेरिएशन इन द पोजीशन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ठीक है ना। तो ये फर्दर क्या होंगी, दो तरह की हो सकती हैं। पहला इसमें आ जाएगा टाइप हमारे पास फोटोनास्टिक। फोटो मीन्स लाइट के रिस्पॉन्स में जो हमें दिखाई देती हैं। देखिए कैसे, क्या आपने देखा होगा बच्चों की कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जैसे सुबह होती है, सुबह होते ही लाइट आ जाती है, लाइट मीन्स सन अराइज होता है, ठीक है, सनराइज होते होते कुछ फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं। मीन्स फोटोनास्टिक का मतलब होगा कि द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इन रेस्पॉन्स टू लाइट। ये क्या होगी, क्योंकि फ्लावर की पोजीशन में चेंज आया इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इसको नाम दिया फोटोनास्टिक मूवमेंट। जैसे हम देखते हैं कि डैंडेलियन एक फ्लावर है, डैंडेलियन, उसमें हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपके पास है सनफ्लावर, सूरजमुखी जिसको आप बोलते हैं। अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकलता है, ईस्ट से निकलता है, तो उसका जो प्लांट होगा उसका फेस जो होगा वो सन की तरफ होगा, और जब आप इवनिंग में बच्चे ऑब्जर्व करेंगे वो धीरे धीरे ऐसे रोटेट हो जाएगा, तो सन किधर चला जाएगा, अब
वेस्ट की तरफ चला जाएगा। लेकिन अर्ली मॉर्निंग फिर दोबारा आप देखोगे, फिर दोबारा उसका जो फेस होगा सनफ्लावर का किधर होगा, वो फिर सन की तरफ आपको दिखाई देगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सनफ्लावर। इसका मतलब ये जो प्लांट है डैंडेलियन एंड सनफ्लावर, दे शोज द फोटोनास्टिक मूवमेंट। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि व्हेन लाइट फेड्स, ठीक है ना, द फ्लावर क्लोजेस, फ्लावर बंद हो जाते हैं। अपने आसपास का भी लोटस को ऑब्जर्व करना, कौन सा प्लांट, लोटस, कि जब अर्ली मॉर्निंग होगा, जब जैसी लाइट आएगी तो लोटस ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसी शाम होगी तो लोटस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं डायगोनल वेरिएशन इन द पोजीशन ऑफ द फ्लावर एंड लीव इन रिस्पॉन्स टू लाइट की अगर हम बात करते हैं कि लाइट के कारण उनकी पोजीशन में फ्लावर की या लीव्स की चेंज आया है, उसको हम कहते हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट, हम इसको कहते हैं। दूसरा इसका सब टाइप है, दैट इज निक्टिनास्टिक का जो सेकंड टाइप है हमारे पास, वो है थर्मोनास्टिक। कि जो हम वेरिएशन देखेंगे प्लांट के पार्ट्स की, फ्लावर की या लीव्स की, इन रेस्पॉन्स टू टेम्परेचर हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सम फ्लावर्स स्टार्ट ओपन, वो ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड विद डिक्रीज इन टेम्परेचर फ्लावर्स गेट क्लोज्ड, वो क्या जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, थर्मोनास्टिक हम कहेंगे। क्या कहेंगे, थर्मोनास्टिक या थर्मोनास्टिक मूवमेंट। इसका बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज ट्यूलिप फ्लावर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्यूलिप का फ्लावर जो होगा वो ओपन हो जाएगा, और जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा ये जो फ्लावर है ये क्लोज हो जाएगा। तो इन दिस वे जो हमारे पास जो नास्टिक मूवमेंट है वो दो तरह की होती है। नास्टिक मूवमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना, जिसको हमने क्या बोला, सिस्मोनास्टिक, और सेकंड हमने बोला निक्टिनास्टिक। जो निक्टिनास्टिक है वो फर्दर दो तरह की हो जाएगी हमारे पास। एक जो लाइट के रिस्पॉन्स में अपना रिस्पॉन्स दिखा, इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोनास्टिक। और दूसरा जो टेम्परेचर में अपना रिस्पॉन्स दिखाती है उसको हम थर्मोनास्टिक हम उसको कहते हैं। ओके, अब हमारे पास जो दूसरे तरह की मूवमेंट्स हैं, क्योंकि हमने क्लासिफाई किया कि जो प्लांट की मूवमेंट्स हैं उसको मेनली दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होती है नास्टिक मूवमेंट जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आता है हमारे पास दैट इज अ ट्रोपिक मूवमेंट। देखिए बच्चों, जो ट्रोपिक मूवमेंट्स हैं, अभी हमने बोला था प्रीवियस जो नास्टिक मूवमेंट है वो कैसी है, नॉन डायरेक्शनल है। कैसी है, नॉन डायरेक्शनल। लेकिन जो ट्रोपिक मूवमेंट्स हैं दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर स्टिमुलाई आ रहा है तो यहां पर जो मूवमेंट आपको दिखाई देगी, अगर सपोज ये स्टिमुलाई है, ये प्लांट है, ठीक है ना, कि इस प्लांट की जो मूवमेंट है तो स्टिमुलाई की तरफ होगी या स्टिमुलाई से दूर होगी। इसका मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। इसलिए क्या हुआ कि जो ट्रोपिक मूवमेंट्स हैं दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट। कैसे होगी, डायरेक्शनल मूवमेंट होगी। और जब ये मूवमेंट दिखाएंगे, ये तो नहीं कि प्लांट उसमें चल के जाएगा, मूवमेंट तो ये कि प्लांट अपना स्टेबल रहेगा, लेकिन वो अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई जाएगा तब भी उसको कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ेंगे। और जब वो उसकी तरफ बढ़ेगा तो फिर भी उसको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंजेस कैसे ला सकता है कि प्लांट यहां पर ग्रो करके दिखाएगा, आपको क्या करके दिखाएगा, ग्रोथ करके दिखाएगा। दैट मीन्स दीज इन्वॉल्व
ग्रोथ, इनमें ग्रोथ इन्वॉल्व होती है कि प्लांट जब भी कोई मूवमेंट दिखाता है टुवर्ड्स स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, तो वो क्या करता है, वो ग्रो करके दिखाएगा आपको। या तो वो ग्रोथ टुवर्ड्स स्टिमुलाई होगी या वो ग्रोथ अवे फ्रॉम स्टिमुलाई होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होगी, हमने वहां पर एक चीज और स्टडी की है कि जो ग्रोथ मूवमेंट हम यहां पर देखते हैं कि किसके रेस्पॉन्स में वो होती हैं। ठीक है ना। वहां पर हमने देखा कि जो नास्टिक मूवमेंट है दे अकर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट, टेम्परेचर, लेकिन यहां पर भी हम कहते हैं कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है दे अकर्स इन रेस्पॉन्स टू लाइट की भी हो सकती है, ग्रेविटी के भी हो सकती है रेस्पॉन्स में, ठीक है ना, वाटर के भी हो सकती है, ठीक है ना, किसी केमिकल के भी हो सकती है। इस तरह से ये सारे के सारे रेस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स लाइट के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। मींस लाइट इज द स्टिमुलाई। अब लाइट जब स्टिमुलाई होगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, कि उसकी जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स स्टिमुलाई जाएगी या अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। अगर ग्रेविटी की हम बात करते हैं, अगर हम वाटर स्टिमुलस देते हैं या केमिकल हम स्टिमुलाई देते हैं, तो इनके रेस्पॉन्स में ये हमारे पास डिफरेंट स्टिमुलाई हैं, लाइट है, ग्रेविटी है, वाटर है और केमिकल्स हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर आज इस टॉपिक मोमेंट में पहला जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यहां पर लाइट स्टिमुलाई, कि लाइट की स्टिमुलाई में प्लांट में किस तरह की मूवमेंट आपको दिखाई देती है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डिफाइन हियर अबाउट यू कैन से ट्रोपिज्म और यू कैन से ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इसकी डेफिनेशन जरा पहले हम पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन आप इसकी कैसे लिखोगे। ट्रॉपिक मूवमेंट कह सकते हैं या इसको हम बोल सकते हैं ट्रोपिज्म, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ट्रोपिज्म इज। तो यहां पर हम बच्चों लिखेंगे डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या है ये? डायरेक्शनल मूवमेंट। और दूसरा आपको याद होगा कि ये ओरिएंटेशन होती है कि स्पेसिफिक प्लांट पार्ट की, ठीक है ना, और ओरिएंटेशन ऑफ प्लांट पार्ट, ठीक है ना, कि प्लांट का कोई ऐसा पार्ट या जिसको हम या स्पेसिफिक प्लांट पार्ट हम इसको कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड, क्योंकि जो स्टिमुलाई मिलेगा वो पर्टिकुलर परसेप्टिव रीजन को मिलेगा ऑफ ए प्लांट रिवीलिंग अब जब स्टिमुलाई आएगा, ठीक है ना, तो उसके रिस्पॉन्स में वो क्या दिखेगा? रिवीलिंग ग्रोथ। वहां पर वो क्या करके दिखाएगा? रिवीलिंग ग्रोथ इन रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल, इन रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आगे समझ में देखिए, सारा का सारा ये डेफिनेशन से ये हमारा क्लियर हो जाता है कि ट्रोपिज्म क्या है, कि ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है और ये ओरिएंटेशन है ऑफ ए स्पेसिफिक प्लांट पार्ट। कोई भी प्लांट का पार्ट है उस स्पेसिफिक प्लांट पार्ट की बीच रिवील ग्रोथ, जिसमें हमें क्या दिखाई दे रही है? ग्रोथ दिखा दे रही है। किसके रिस्पॉन्स में? एक स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स होंगे, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। सबसे पहला हम पढ़ेंगे फोटोट्रोपिज्म। क्या है? फोटोट्रोपिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम वन बाय वन डील करेंगे। ओके, देखिए जब हम फोटोट्रोपिज्म की बात करते हैं कि प्लांट के अंदर उसके प्लांट के जो स्पेसिफिक प्लांट पार्ट हैं उनकी जो ओरिएंटेशन में आपको बदलाव दिखाई देगा इन रिस्पॉन्स टू लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज
the, you can say, change in orientation of specific plot part, ठीक है ना, which reveal growth in response to light is called फोटोट्रोपिज्म। देखो बच्चों, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, इसी डेफिनेशन से हम सारी डेफिनेशंस बना सकते हैं। इट इज वेरी इजी। फिर आप कहोगे सर ये जो ग्रोथ होती है उससे की जो मूवमेंट है वो टूवर्ड कैसे जाएगी और अवे कैसे जाएगी। अब इसका जरा डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि होगी कैसे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी हमें इनको याद रखना है, हमें डायरेक्शंस भी देखनी है कि मूवमेंट किधर होती है। देखो बच्चों, जब आप प्लांट को बाहर देखते हो, सपोज ये हमारे पास प्लांट है, ये कोई प्लांट हमारे पास है, ये इसकी मैंने लीव्स बना दी, ऐसे होता है प्लांट। और अब देखते हैं कि जो सन है वो यहां पर है, फिर धीरे धीरे सन यहां पर भी आएगा, फिर सन धीरे धीरे ऐसे आएगा और फिर छिप जाएगा। मैं सन की पोजीशन है, लेकिन जो हम लाइट देख रहे हैं वो प्लांट पे इक्वल पड़ रही है, चारों तरफ से बराबर लाइट पड़ रही है। इसलिए हम देखते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो सीधी जा रही है। प्लांट हमेशा सीधा जाता है जब नॉर्मली खड़ा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रूव करते हैं, करना चाहते हैं कि हमें कहते हैं कि जो लाइट की मूवमेंट है इट इज टुवर्ड्स द, सॉरी प्लांट की जो मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू लाइट इट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, कि लाइट आ रही है वो हम देखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया कि हमारे पास घर में एक खिड़की लगी हुई है, ये हमारे पास एक खिड़की लगी हुई है, ठीक है ना, और मेरे पास ये प्लांट मैंने यहां पे रखा हुआ है गमले में, ये मेरा प्लांट है। ये मेरे पास प्लांट है, ठीक है ना, और लाइट अब सन यहां पर है। अब लाइट इधर तो कहीं से नहीं आ रही क्योंकि ये बंद कमरा है, ठीक है। सिर्फ लाइट यहां से ऐसे, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर देता हूं, विंडो को और बड़ा कर देता हूं साइज को। ये जो सन रेज है ऐसे आ रही है इधर से, ठीक है ना। अब यहां पर हम कहते हैं जो शूट है इट ऑलवेज गोज अपवर्ड, कहते हैं ना धरती में से ऊपर की तरफ आ रही है, लाइट की तरफ जा रही है, तो मींस ये पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक है, ठीक है ना, लाइट की तरफ जा रही है, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक है शूट। लेकिन अब हम प्रूव करेंगे इस चीज को कि हम क्या देखते हैं कि ये जो प्लांट है जब इस साइड से लाइट आई है तो हम कहते हैं कि इस प्लांट की जो बेंडिंग है इट अकर्स टुवर्ड्स द लाइट, कि इसकी जो बेंडिंग है वो प्लांट की इसी तरफ हो जाती है। कैसे होगी? जैसे ये प्लांट है ये इधर ही बेंड करना स्टार्ट कर देगा ऐसे, इसका मतलब क्या होगी, यहां पर ग्रोथ हुई है, क्या हुई है, यहां पर ग्रोथ हुई है, जहां से बेंडिंग हुई है ना वहीं पर ग्रोथ हुई है। अब यहां पर ये जो बेंडिंग हुई है मींस बेंडिंग टुवर्ड्स द बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। ये क्या इंडिकेट करती है कि अब जो मूवमेंट है वो लाइट की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शूट है, शूट इज पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, क्लियर। लेकिन जब हम देखते हैं कि इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो तो नीचे जा रही हैं, उनमें कोई हमें बदलाव दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब जो रूट्स हैं दे आर नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। ये हमारा कंक्लूजन है। इस एक्टिविटी से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो बेंडिंग है प्लांट की वो इधर हुई। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ दिस बेंडिंग अकर्स टुवर्ड्स द लाइट। क्वेश्चन है हाउ बेंडिंग ऑफ शूट
occurs towards light। ये लाइट की तरफ क्यों हुई, ऐसा क्या चेंज आया प्लांट में? देखिए बच्चों, ये आपके पास प्लांट है, ठीक है ना। अब क्या हुआ है कि सपोज इधर से लाइट आ रही है, ऐसे इस पे लाइट एक साइड से आ रही है, तो दूसरी साइड में आपको क्या दिखाई दे, डार्क हो गया, एक साइड डार्क हो जाती है। जब ये डार्क हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो प्लांट की टिप है, यहां पर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन यहां से टिप से राइज होता है ऑक्सिन, और वो नीचे की तरफ जाता है रिलीज होके। कहां जाता है? नीचे की तरफ। जहां टिप से राइज हुआ और वो नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन लाइट इधर से आ रही है, तो हम ये देखते हैं कि नॉर्मली प्लांट्स के अंदर जिधर शेडो है प्लांट की में, जिधर अंधेरा है वहां पर लाइट नहीं है, तो उधर उस एरिया में प्लांट की जहां पर शेडो है, शेडो में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसलिए जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वहां ग्रोथ ज्यादा होगी। तो यहां से प्लांट ग्रोथ किया इस एरिया में, इसलिए जो बेंडिंग है अवे फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ कर्वेचर हुआ। कि हमने ये देखा कि सपोज यहां पर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है, यहां पर अगर ग्रोथ होगी तो बेंडिंग इधर होगी, क्योंकि इसकी बैक साइड में ग्रोथ हो रही है। तो हमेशा जब भी ये इधर से लाइट आ रही है तो इधर ग्रोथ होगी, जब इधर ग्रोथ होगी तो प्लांट की बेंडिंग ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? व्हेन प्लांट receives light from one side, ठीक है ना, the other side of plant is dark, ठीक है ना, and in dark side more accumulation of हार्मोन, कौन सा है? ऑक्सिन, occurs which cause more growth towards dark side of the plant, and hence plant bends away from growth कर्वेचर। कि हमेशा याद रखना, ग्रोथ कर्वेचर से अवे मूवमेंट यहां पर होती है। दिस इज द रीजन व्हाई प्लांट बेंडिंग अकर्स टुवर्ड्स लाइट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज अबाउट द फोटोट्रोपिज्म। सेकंड हमारे पास जो मूवमेंट है, इसका एक और एग्जांपल हम यहां पर स्टडी कर सकते हैं, वो है एक दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम बड़ी वीक होती है। जैसे अगर हम देखें, जो लौकी है, घिया हम खाते हैं, उनकी जो स्टेम जो है वीक होती है। तो अगर हम उसके लीव्स देखें, इस तरह से लीव्स होंगे, और जहां से लीव्स निकलते हैं यहां से इस तरह से एक स्ट्रक्चर निकलता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम टेंड्रिल। क्या बोलते हैं इनको? टेंड्रिल बोलते हैं। अब ये टेंड्रिल क्या करते हैं? ये सपोर्ट पर्पज के लिए यहाँ पे, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये सपोर्ट को एनसर्कल कर लेते हैं। मींस दे एनसर्कल ए सपोर्ट। कैसे कि होगा क्या बच्चों, कि जैसे ही हम कहते हैं कि टेंड्रिल इसमें से निकला और हम कहते हैं कि यहां पर ये सपोर्ट है, कोई भी सपोर्ट है, तो इसकी जो ग्रोथ है टेंड्रिल की ऐसे टुवर्ड्स सपोर्ट हो जाएगी। तो अब क्या हुआ कि जहां पर ये टच हुआ है, तो टच के बिल्कुल अपोजिट में, जैसे अगर सपोज करो ये
क्या है मेरे पास, ये टेंड्रिल है और ये सपोर्ट है, ये ऐसे टच हो गया है। तो टच की साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन सबसे कम मात्रा में डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। लेकिन जहां पर टच नहीं है उसके अपोजिट में ऑक्सीजन का ज्यादा मात्रा कंसंट्रेट हो जाएगा, और जिधर ऑक्सीजन ज्यादा कंसंट्रेट होगा तो उधर ग्रोथ ज्यादा होगी। तो जैसे ही इधर ग्रोथ ज्यादा हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ऐसे एनसर्कल करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे इसको कोइल कर लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर ग्रोथ ज्यादा हुई तो ये ग्रोथ इधर हुई तो ग्रोथ ये क्या करेगा, बेंड कर देगा अंदर। तो इस तरह से क्या करेगा, ये धीरे धीरे ऐसे इसको सर्कल कर लेगा ऐसे। क्लियर। इसका मतलब हम ये देखते हैं कि जो यहां पर स्टेम टेंड्रिल है या जो लीफ टेंड्रिल है, दे एनसर्कल ए सपोर्ट एंड इन रेस्पॉन्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा, इन रेस्पॉन्स टू टच। ये भी हम यहां पर देख सकते हैं कि टच के रिस्पॉन्स में हमें देखते हैं कि प्लांट कैसे अपनी मूवमेंट दिखाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहां पर भी ऑक्सीजन का ही रोल है इसलिए मैंने इसको यहां पर बताना आपको उचित समझा। नेक्स्ट है हमारे पास विटेज में हाइड्रोट्रोपिज्म। दूसरा जो मूवमेंट हम यहां पर देख रहे हैं, अब हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, कि हमारे पास जो स्टिमुलाई है वो वाटर है। वाटर के रिस्पॉन्स में किस तरह से मूवमेंट देखने को मिलती है। देखिए क्या करते हैं, इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास प्लांटलेट लेते हैं हम। ये हमारे पास एक प्लांटलेट है, यहां से ये ऐसे इसमें से रूट निकल रही है और ये इसमें से शूट निकल रही है, ठीक है ना। ये क्या होगी, इसमें सोइल होगी। ये क्या है, मॉइस्ट सोइल। क्लियर। तो ये नॉर्मल ग्रो कर रहा है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसका पानी सुखा देते हैं, इसको हम ड्राई कर देते हैं, और ड्राई करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक साइड में एक वाटर का पोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वाटर पोट लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, देखो जरा, गमला ये होगा मेरा, मैंने क्या किया, यहां पर एक इसको सुखाने के बाद मीन्स आफ्टर ड्राइंग मॉइस्चर, ये काम करना है। हमने क्या किया, एक पोट यहां पे लगा दिया और इस पोट में हमने क्या कर दिया, वाटर भर दिया, ठीक है। और यहां पर हमारा ये प्लांटलेट है, ठीक है ना। ये ऐसे, ये वाटर, ये हमारे क्या हो गया, सोइल, ये ड्राई सोइल है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस पोट के आसपास मॉइस्चर आ जाता है, ऐसे सोइल, ये मॉइस्चर है, मॉइस्ट सोइल। और ये क्या हो गया हमारे पास, अर्दन पोट, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि इस अर्दन पोट के अंदर वाटर है और उसके आसपास की जो सोइल है वो मॉइस्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे मॉइस्ट होती जाएगी, हमें देखता है अब प्लांट की जो रूट है उसको वाटर चाहिए, तो क्या करेगी, वाटर के लिए सर्च करेगी। नीचे तो वाटर नहीं है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि मॉइस्चर इस साइड में है। देन व्हाट विल हैपन, यहां से जो प्लांटलेट है इसकी जो बेंडिंग है वो ऐसे हो जाती है टुवर्ड्स वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शो करता है कि जो रूट्स हैं दे गोज टुवर्ड्स द मॉइस्ट सोइल फॉर द सर्च ऑफ द वाटर, विच शोज दैट जो रूट्स हैं दे आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। क्या दिखाती है, बेंडिंग ऑफ रूट टुवर्ड्स मॉइस्ट सोइल। ये क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेट्स दैट रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक है, या जो हाइड्रोट्रोपिज्म है इट इज शोन बाय द सोइल। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, जियोट्रोपिज्म।
डेफिनेशन में बेटे आप प्राइस चेंज करते रहेंगे, स्ट्रीमलाइन चेंज कर देंगे बस। थर्ड है जियोट्रोपिज्म, कि प्लांट की जो मूवमेंट हम यहां पर देखेंगे उसकी ओरिएंटेशन में, पर्टिकुलर पार्ट की जो ओरिएंटेशन में जो बदलाव हम देखेंगे या जो उसकी मूवमेंट में हम बदलाव देखेंगे, दैट अकर्स ड्यू टू क्या है कि जो जियोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी। क्या है, ग्रेविटी। जियोट्रोपिज्म का मतलब ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के कारण यहां पर हमारे पास जो प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहें, जियोट्रोपिज्म। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक हम गमला लेते हैं, ठीक है बच्चों, और इसमें गमले में हमारे एक प्लांट लगा हुआ है और इस तरह से इसकी रूट्स हैं जो हमेशा ऐसे जाती है। ठीक है, और ये हमारा प्लांट ऐसे हमेशा सीधा जाता है ऊपर की तरफ। ये इसकी लीव्स हैं। क्लियर, ये इसका क्या है, शूट है, और ये क्या है, इसकी रूट्स है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट का प्लांट है। अब मैं क्या करता हूं, इस गमले को हॉरिजॉन्टल लाई कर देता हूं ग्राउंड के ऊपर। अब मेरा जो गमला है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये ऐसे, और जो रूट्स है मेरी ऐसे हैं गमले की। ठीक है ना, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, देयर इज ए चेंज अकर्स आफ्टर some days. What will you observe? यहां पर हम बेंडिंग देखते हैं कि जो हमारी शूट है उसकी तो जो बेंडिंग है वो अपवर्ड हो जाएगी इस तरह से। लेकिन जो रूट्स हैं क्या हो जाएंगे, वो ऐसे डाउनवर्ड इनकी मूवमेंट हमें दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण जो रूट्स है वो नीचे की तरफ बेंड हो गई है। क्या हो गया, ड्यू टू ग्रेविटी रूट्स बेंड्स टुवर्ड्स अर्थ, कि वो अर्थ की तरफ नीचे हो गई है ग्रेविटी होने से। लेकिन जो हम शूट देखते हैं इट इज अपवर्ड, क्यों, हमें पता है कि शूट क्या है, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक है, अपवर्ड मूवमेंट। जो क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन यह है कि हम कहते हैं कि जो शूट है प्लांट की, शूट ऑफ प्लांट इज नेगेटिवली जियोट्रोपिक। ठीक है ना, और जब हम रूट की बात करते हैं, रूट ऑफ प्लांट इज पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। That means due to gravity the bending of the roots always occur towards the gravity. लेकिन शूट हमेशा अगेंस्ट जाते हैं ग्रेविटी के, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको नेगेटिवली जियोट्रोपिक। ठीक है बच्चों, लास्ट मोमेंट हम अब पढ़ेंगे यहां पे, दैट इज कीमोट्रोपिज्म। फोर्थ मूवमेंट है, लास्ट मूवमेंट है कीमोट्रोपिज्म। ठीक है बच्चों, कि एक केमिकल स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में, ठीक है ना, प्लांट का एक स्पेसिफिक पार्ट उसी तरफ मूवमेंट दिखाता है। ठीक है बच्चों, इन रिप्रोडक्शन पार्ट यू विल स्टडी द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस।
एज यू नो प्लांट का पार्ट होते हैं हमारे पास, एक मेल पार्ट होगा एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, वहां पर स्टैमेन हम बोलते हैं, और फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है ना। तो स्टिग्मा का अगर मैं स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करूं, मैं कहता हूं कि ये हमारे पास है प्लांट का स्टिग्मा है, इट इज द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट। और नीचे की तरफ हम देखते हैं फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इस तरह से ये स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है। और अगर हम एंथर का स्ट्रक्चर देखें या स्टैमेन का स्ट्रक्चर देखें, इस तरह से मेल पार्ट जो होगा, इस तरह से हम देख सकते हैं, ये ऊपर एंथर है और ये नीचे फिलामेंट है, और इन दोनों को मिला दे तो हम क्या करेंगे, इसको हम स्टैमेन बोल देते हैं। लेकिन अंदर यहां पर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। जैसे ही यहां से एंथर मैच्योर होगा, इसमें से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स ऐसे ऐसे निकलेंगे। ठीक है ना। और एयर के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू दे सेट ऑन द स्टिग्मा, फीमेल पार्ट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना। ये क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। और इस पार्ट को हम सारे क्या बोल देंगे, या तो हम इसको कार्पर बोलेंगे, ठीक है ना, या हम इसको पिस्टल बोल देंगे। ठीक है ना। जिसको हम गाइनोएशियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइनोएशियम। ठीक है ना। तो ये दो इसके पार्ट हो जाएंगे। और हम ये भी देखते हैं कि यहां पर ओवरी के अंदर यहां पर क्या होते हैं, ओव्यूल्स लगे होते हैं प्लेसेंटा के साथ बहुत सारे। कैसे, इस तरह से ओव्यूल लगे होते हैं बहुत सारे। इन ओव्यूल्स के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा ऐसे। ठीक है ना। ये क्या है, ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, फीमेल एग। और इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट होंगे। बात समझ में आ गया कि हमें देखते हैं प्लांट्स के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन होने के साथ साथ में सबसे पहले क्या होगा, पोलिनेशन होगा। कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये क्या चल जाएंगे, इनका पोलिनेशन हो जाएगा। हो गया पोलिनेशन। ठीक है ना। पोलिनेशन का मतलब है द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन जब हो जाता है, देखो इसके अंदर मेल गैमेट है, लेकिन फीमेल गैमेट देखो कितनी दूर रखा हुआ है। तो अब ये जो मेल गैमेट है, यहां स्टिग्मा से यहां तक पहुंचेंगे कैसे। होता है क्या है एक्चुअल में, कि यहां पर एक केमिकल स्टिमुलाई आता है। क्या आता है, केमिकल स्टिमुलाई है। मींस हम इसको नेगेटिव मान ले, इसको पॉजिटिव मान ले, या इसको पॉजिटिव मान ले, इसको नेगेटिव मान ले, या इसको पॉजिटिव मान ले, इसको नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन यहां पर तभी जर्मिनेट करेगा। मींस इसमें से पोलन ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है, इस तरह से पोलन ट्यूब निकलती है ऐसे। और इसके अंदर ये दो मेल गैमेट होंगे इस तरह से। ये दो मेल गैमेट इसके अंदर होंगे। ठीक है बच्चों। और इसको हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन, सॉरी पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब तभी जर्मिनेट होगी जब इसका केमिकल और इसका केमिकल आपस में मैच हो जाएगा। क्यों, वो कब होगा, कि अगर ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट एक ही स्पीसीज के होंगे। कैसे, अगर हम कहते हैं गुलाब का पौधा है और गुलाब के एक पौधे से दूसरे पौधे पे पोलन ग्रेन चला गया, गुलाब वाले पे जाएगा, तभी वो जर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर और हो जाए, लोटस का पोलन ग्रेन है और वो गुलाब के ऊपर चला जाए, मान लीजिए पोलन ग्रेन जो है, सपोज ये पोलन ग्रेन लोटस के है, ठीक है, और ये रोज के स्टिग्मा पे चले गए, तो फिर ये पोलन जर्मिनेट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि लोटस का जो केमिकल है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रोज फीमेल पार्ट। तो अगर हम ये मान लें कि ये भी पोलन ग्रेन जो है रोज के हैं, ये जो स्टिग्मा है ये भी रोज का है, ठीक है ना। तो अब यहां से जो पोलन ग्रेन है इसके ऊपर आए, तो यहां पर जब इनका दोनों का केमिकल मैच कर जाएगा, तो अब क्या होगा, यहां से ये पोलन ट्यूब निकलेगी, जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। और यू कैन से
इसको हम बोल शॉर्ट में बोल सकते हैं इट इज पोलन जर्मिनेशन। क्या है ये? इट इज कॉल्ड पोलन जर्मिनेशन। अब होगा क्या कि जब पोलन ट्यूब बन जाएगी, इट कैरीज टू मेल गैमेट अप टू द ओव्यूल। ये ओव्यूल के अंदर इसको ले जाएगी। और अगर हम यहां पर ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर देखें, ओव्यूल का स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर फीमेल गैमेट कैसे प्रेजेंट होगा, यहां पर एक एम्ब्रियो सेट प्रेजेंट होगा। ऐसे क्या प्रेजेंट होगा कि ये एक ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर ये एक ओव्यूल है, ठीक है ना। इस ओव्यूल के अंदर एक ये एम्ब्रियो सेट है, और इस एम्ब्रियो सेट के अंदर क्या होगा कि यहां पर 3 सेल्स होंगे, ऐसे 2 सनडेटेड सेल होंगे और एक एग सेल होगा। मीन्स ये फीमेल एग है, एग सेल इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और यहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे और यहां पर 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और इन 2 सेल्स को हम बोलते हैं साइनेटेड सेल। अब हुआ क्या कि जैसे पोलन ट्यूब अभी ये जर्मिनेट कर गई है, तो ये पोलन ट्यूब क्या हो गया, अब इस टाइल से इनर्वेट करेगी एंड रीचेस टू द ओव्यूल। ओव्यूल का ये जो एंड होगा, इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रो पाइलर एंड, और इस पार्ट को हम बोलते हैं चलाजल एंड। ये ध्यान रखना है कि जो पोलन ट्यूब है, इट ऑलवेज एंटर्स फ्रॉम द माइक्रो पाइलर एंड इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब जाएगी वो माइक्रो पाइलर एंड से जाएगी, वो कभी भी चलाजल एंड से एंटर नहीं कर सकती। इट इज अ रेयर केस, ठीक है ना, ये बिल्कुल रेयर केस होगा। तो होगा क्या कि यहां पर कि पोलन ट्यूब जो है ऐसे मूव करेगी टुवर्ड्स, जितने पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज के होंगे, अगर रोज का रोज के ऊपर आएगा तो सारे के सारे जर्मिनेट करेंगे, ठीक है ना। और जितने भी ओव्यूल प्रेजेंट होंगे सारे के सारे वहां पर फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो इस तरह जो मेल गैमेट है वो यहां तक पहुंच जाते हैं। अब ये मेल गैमेट आ गए यहां पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पोलन ट्यूब यहां तक क्यों पहुंच पाई, क्यों? क्योंकि यहां पर जो फीमेल पार्ट का केमिकल है, इट मैचेज विद द केमिकल ऑफ द यू कैन से मेल पार्ट, एंड वही तो उसी को कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कीमोट्रोपिज्म। दैट मींस जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब, और यू कैन से जर्मिनेशन ऑफ द पोलन अकर्स इन रेस्पॉन्स टू अ केमिकल व्हिच इज प्रेजेंट इन द फीमेल पार्ट। दिस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है। मेरे अगले लेक्चर का इंतजार करें, अगला लेक्चर भी इतना ही इंटरेस्टिंग होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।